नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। दोस्तों, कांग्रेस की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण आज बैठक हुई है और उसमें क्या कुछ रणनीति बनी है, आज बातचीत करेंगे विस्तार से। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह हैं। सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया मनदीप जी। जी, हरियाणा कांग्रेस की अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर एक बड़ी बैठक हुई है और उसमें ये सूचना है कि 12 तारीख से पूरे हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट वाइज आंदोलन किया जाएगा, धरने प्रदर्शन किए जाएंगे और डीसी के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो क्या कुछ लग रहा है कि कांग्रेस जीवित होगी? क्योंकि इस मुद्दे को कई दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तो लोगों में भी ये लग रहा है कि क्या सिर्फ ये मुद्दा 1 या 2 दिन का था। बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी ने जब ये खुलासा किया उसके बाद ये लग रहा था कि हरियाणा कांग्रेस के लिए इससे बड़ा कोई मुद्दा हो नहीं सकता। अब तो कांग्रेस बहुत आक्रामक हो जाएगी, आंदोलनरत हो जाएगी। लेकिन फिर अगले कुछ दिनों तक छुटपुट कोई प्रदर्शन वगैरह होते जरूर हैं, एक आध जगह पर, वो भी स्वसुफर। लेकिन ऐसा कोई बड़ा आंदोलन, ऐसी कोई रणनीति नजर नहीं आई हरियाणा कांग्रेस की तरफ से कि भी वो सरकार को घेरने में सक्षम हो जाए, सरकार के ऊपर कोई असर पड़े, जनता के अंदर कोई बड़ा मैसेज जाए। गैप दे दिया गया। अब गैप के बाद कई दिनों के बाद ये बैठक हुई है और अब उसके भी कुछ दिनों के बाद ये फैसला लिया गया कि कुछ दिनों के बाद धरने प्रदर्शन शुरू होंगे। इसका विश्लेषण कई लिहाज से हो सकता है। एक तो ये ठीक बात है कि विपक्ष जिंदा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर विपक्ष सड़क पर उतरेगा, सरकार को घेरेगा, तो सरकार के ऊपर भी एक नकेल कसेगी। सरकार जो एक तरह से फ्री हैंड होकर काम कर रही थी, ये मान के चल रही थी कि ना कोई रोक है, ना कोई टोक है, ना विपक्ष है, जबकि बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है विपक्ष की। एक बड़ी जनता का प्रतिनिधित्व तो विपक्ष भी करता है। इसलिए लोकतंत्र में जो पावर के 2 केंद्र होते हैं, सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं होता बल्कि विपक्ष भी होता है। अगर विपक्ष सक्रिय होता है तो यह राजनीति के लिए और हरियाणा के लिए अच्छी खबर है। दूसरी बात यह है, वो जो प्रदर्शन होंगे उनका स्केल क्या होगा, उनकी रूपरेखा क्या होगी। क्योंकि मनदीप जी, मैं जितना कांग्रेस को समझ पाया हूं पिछले कुछ सालों में, मैंने एक चीज देखी है कि कांग्रेस ये सेमिनार, वर्कशॉप, धरने प्रदर्शन, इस तरह के कल्चर में, मतलब उनको है ना, स्ट्रॉन्ग हैंड नहीं है, उसकी रणनीति उस तरह की नहीं होती। कांग्रेस का कल्चर ऐसा है कि वो हर चीज को रैली में बदल देती है। आप धरने प्रदर्शन से शुरू होंगे, बाद में जाके वो रैली में तब्दील हो जाएगी। कोई आप अभियान चलाएंगे, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाओ जी, कांग्रेस घर घर कांग्रेस अभियान चलाओ, बाद में वो भी रैली में तब्दील हो जाएगा, मंच लगेगा और फिर सामने भीड़ होगी। अगर ये जो धरने प्रदर्शन है, इनका स्टाइल धरने प्रदर्शन वाला रहा तो कांग्रेस कोई ना कोई एक लीक तोड़ेगी, 4 लोगों तक ज्यादा पहुंच पाएगी। लेकिन अगर ये वापिस जैसा कांग्रेस का कल्चर रहा है, ये रैलियों में तब्दील हो गया, तो फिर वही होगा जो कांग्रेस के वर्कर हैं, जो कांग्रेस के वोटर हैं, वही लोग उन रैलियों में, उन धरने प्रदर्शनों में जाएंगे, वही लोग वही बातें सुन के वापिस आ जाएंगे, जो बातें जिन लोगों को पहले से पता है। ऐसी किसी भी प्रक्रिया का मकसद यह होना चाहिए उन लोगों तक बात पहुंचे जो लोग इससे वाकिफ नहीं है, जो लोग आपके वर्कर नहीं है, जो लोग आपके वोटर नहीं है। जी सर, लोग कहते हैं कि बीजेपी विपक्ष में बड़ी मजबूत होती है। अगर ये काम बीजेपी के खिलाफ हो जाता है, अगर बीजेपी विपक्ष में होती और कांग्रेस सत्ता पक्ष में होती, तो बीजेपी इनके कपड़े फाड़ देती। बीजेपी धरना प्रदर्शन करने में, अब आपने पिछले दिनों देखा होगा कि वंदे मातरम जो गीत है, इसको 150 साल हुए थे, लेकिन बीजेपी ने उसको भी इतना जबरदस्त इवेंट बना दिया कि हर जगह उनकी न्यूज थी। लेकिन राहुल गांधी 5 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बावजूद आज वो रणनीति को लेकर बैठक कर रही है कांग्रेस। ये सही बात की मनदीप जी, पता है। दूसरी बात सर, एक और, पत्रकार ज्यादा सक्रिय है इनसे। मतलब आप अखबार की हेडलाइन देखेंगे तो वो लोग घरों में जाके पूछ रहे हैं कि ये राहुल गांधी ने आरोप लगाया था, ये सही है या गलत है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर कांग्रेस की जगह बीजेपी होती, मैं तो कहता हूं कांग्रेस की जगह इनेलो होती जी, कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी होती,
तो सक्रियता का लेवल ही कुछ अलग होता। अगर बीजेपी यहां पर होती तो मैं आपको बताता हूं कि ये खुलासा बाद में होता। पहले ये रणनीति बन जाती कि भाई इधर से तो आपके नेता ये खुलासा करेंगे वोट चोरी का, और उसके जस्ट बाद आपको क्या क्या करना है, कहां कहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, कहां कहां धरने प्रदर्शन करने हैं, कहां कहां पुतले जलाने हैं, मीडिया को कैसे मैनेज करना है, यहां तक कि दूसरे फील्ड के लोग, बॉलीवुड की क्या प्रतिक्रिया आनी चाहिए इस मसले के ऊपर, बाकी समाज सेवियों की क्या प्रतिक्रिया आनी चाहिए इस मसले के ऊपर, जो जो संस्थाएं बीजेपी के अंडर हैं, बीजेपी के प्रभाव में काम करती है, उनकी क्या प्रतिक्रिया आनी चाहिए, तमाम चीजें पहले से तय होती। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। और फिर उसका स्केल कितना बड़ा होता, उस मैसेज को वो कितने लोगों तक लेकर जाते, ये होती है मार्केटिंग। लेकिन मार्केटिंग और मैनेजमेंट दोनों ही मामलों में आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस बीजेपी के सामने दूर दूर तक कहीं नहीं ठहरती है। अब एक बड़ा मुद्दा, और इसे बीजेपी कांग्रेस को एक मौके की तरह देखना चाहिए। आपके सामने उदाहरण है, आपने भी उदाहरण दिया, बीजेपी आपके सामने उदाहरण है, बीजेपी क्या क्या करती तो आप देख के ही सीख लीजिए। तो ये मार्केटिंग और मैनेजमेंट क्या कांग्रेस कोई दिखा सकती है जौहर? क्या कांग्रेस के अंदर वो मादा है कि वो इस मामले में बीजेपी को मात दे सकती है? तो ये एक मौका भी है और एक मुद्दा भी है। मुद्दा मैं बार बार इस लिहाज से नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने आरोप लगा दिए तो आप ये मान के चलिए कि तमाम आरोप सच्चे हैं, आप ये मानकर चलिए कि ये सारी की सारी जो वोट चोरी है ये कांग्रेस के खिलाफ हुई है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारी वोटर लिस्ट में, हमारी जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें गड़बड़ है, उसमें सवालिया निशान है। मनदीप जी, ऐसी ऐसी गलतियां हैं वोटर लिस्ट में। MS एक्सेल आपने चलाया होगा ना, MS एक्सेल से भी ये गलतियां पकड़ी जा सकती हैं। और ये दुर्भाग्य है हमारे लिए कि हम AI के दौर में जी रहे हैं। AI के दौर में भी आप ऐसी ऐसी गलतियां नहीं पकड़ पा रहे हैं कि एक एक महिला वोटर की फोटो 223 वोटर्स के नाम पर, एक कोई ब्राजील की मॉडल 22 फोटो उनकी चढ़ा दी गई वोटर्स के चेहरे के ऊपर। तो ऐसी ऐसी गलतियां ये छोटे से सॉफ्टवेयर से पकड़ी जा सकती हैं, वो भी गलतियां दूर नहीं कर पा रहा है चुनाव आयोग। तो ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। अब इसका असर, इसका स्केल, इसका तरीका क्या होगा, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, दिल्ली के अंदर जो आज ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है, इसमें कुमारी शैलजा बैठी दिख रही है, हुड्डा साहब हैं और बहुत सारे नेता हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला गायब हैं और चौधरी बीरेंद्र सिंह भी इसमें दिखाई नहीं दे रहे। तो क्या ये गुटबाजी रहेगी या फिर कुछ हल होगा कांग्रेस का? इसमें देखो, गुटबाजी तो मैं फिर कहता हूं, ये तो आप मान के चलिए जब तक कांग्रेस रहेगी गुटबाजी रहेगी। जिस दिन गुटबाजी खत्म हो गई या उसी दिन गुटबाजी खत्म होगी जिस दिन कांग्रेस खत्म हो जाएगी। तो इस बारे में कांग्रेस के भीतर कोई रणनीति या कोई जागरूकता आपको लग रही है वो नहीं आएगी। लेकिन ये दो नेता क्यों नहीं थे, मेरी सच में इस बारे में बात नहीं हो पाई किसी से। वजह भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हर मीटिंग में सारे नेता आ सके, उनकी कहीं और व्यस्तता हो सकती है। तो अब तक ऐसी कोई बात नहीं आई है कि भी इन्होंने जानबूझ के किनारा कर लिया हो। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी मनदीप जी पता है क्या है? ये कांग्रेस के जो नेता तमाम बैठक कर रहे हैं, जिस मुद्दे को लेकर बैठक कर रहे हैं, क्या ये इस इश्यू को लेकर खुद कन्विंस हैं? क्या ये लोग मानते हैं कि हां कांग्रेस इस वजह से हारी है? क्योंकि हमने देखा है कि इस बैठक में बैठे हुए बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो सार्वजनिक तौर पर बयान दे चुके हैं कि जी हमारे तो यहाँ टिकट बंटवारे में गड़बड़ हुई, उस नेता ने तबाही मचा दी, उस नेता का ये रोल था, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, ये पार्टी विरोधी है, पार्टी के अंदर सुनवाई नहीं हुई, ये वो। ये तमाम लोग सार्वजनिक तौर पर ये बातें बोल चुके हैं। तो पहली जरूरत ये है, इनकी गुटबाजी खत्म हो या ना हो, कि भी अगर आपके लिए मुद्दा है, आपको लगता है कि वोट चोरी की वजह से कांग्रेस हारी है, तो पहले ये यकीन खुद को दिलाइए। राजनीति में पता है क्या होता है? झूठ का खेल तो है राजनीति। तमाम नेता झूठ बोलते हैं, बहुत सारे नेता झूठ बोलते हैं, हर दल झूठ बोलता है अपने अपने हिसाब से। लेकिन उसकी पहली शर्त ये होती है
कि वो झूठ पहले अपने आप के लिए सच साबित करे, इस तरह से वो झूठ बोले कि वो खुद को सच लगे, उसके बाद वो जनता के बीच में जाए। तो जो भी ये सच है या झूठ है कांग्रेस के लिए, क्या कांग्रेस उससे कन्विंस है? पहली शर्त ये है, तभी ये मैसेज जा पाएगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि इसका फॉर्मेट क्या होगा इस प्रोटेस्ट का, क्योंकि अब तक का जो कांग्रेस का कल्चर, जितना मैं समझ पाया हूं मनदीप जी, कांग्रेस का कल्चर है ना, ये धरने प्रदर्शनों वाला नहीं है जी। सेमिनार, 1-to-1 संवाद, माइक्रो मैनेजमेंट, ये क्या कहते हैं ना, बूथ लेवल की मैनेजमेंट, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स, इस तरह का कल्चर नहीं है। कांग्रेस का कल्चर ये है कि वो हर चीज को रैली बना देती है। जी। प्रोग्राम बनेगा कि जी हमें प्रदर्शन करना है, प्रोग्राम बनेगा जी घर घर कांग्रेस अभियान शुरू करना है, प्रोग्राम बनेगा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाना है। बाद में इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, मंच लग जाएगा, मंच के ऊपर नेता बैठ जाएंगे और आगे फिर जनता की भीड़ होगी। और जनता में कौन होंगे? रैली में क्या होता है, आपके जो समर्थक हैं, आपके जो वर्कर हैं, वो पहुंच जाते हैं। आप कहीं रैली कर लीजिए, सिरसा में कर लीजिए या पंचकुला में कर लीजिए, ज्यादातर वही लोग होते हैं जो कांग्रेस को ऑलरेडी वोट दे रहे होते हैं, जो कांग्रेस के वर्कर होते हैं या कांग्रेस के वोटर होते हैं। ऐसे आयोजन से पता है क्या होता है, वो मैसेज उन्हीं लोगों तक पहुंचता है जो मैसेज जिन लोगों तक पहुंच चुका होता है। जी। वो मैसेज उन लोगों तक नहीं पहुंचता है जिनको आपको पहुंचाना है, जिन्हें आपको अपने पक्ष में लाना है। तो ये बहुत जरूरी होगा कि कहीं ऐसा ना हो वापस फिर वही कांग्रेस या विपक्षियों की जिस तरह से एक नीति बन गई है कि आप रैलियां करते रहें और रैलियों में आपके ही लोग आते रहे, आपके जयकारे लगते रहे, आपको लगता रहे कि बहुत जबरदस्त माहौल है, बड़ी लहर चल रही है। जबकि आपका विपक्षी पता है क्या करता है, आपका विपक्षी मैन टू मैन संवाद करता है। आपका विपक्षी आपको व्हाट्सएप के ऊपर रोज मैसेज भेजता है, आपका विपक्षी रोज मीडिया के जरिए आपको मैसेज भेजता है, आपका विपक्षी पन्ना प्रमुख बनाता है। आपका जो विपक्षी है वो घर घर जाकर अपना जो भी उनका एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है, जो भी सच्चाई है, वो लोगों के जहन में बैठाता है। इसलिए आप देखेंगे कांग्रेस के नेताओं की बड़े से बड़े मुद्दों के ऊपर भी एकमतता नहीं होती है, और बीजेपी के छोटे से छोटे मुद्दे पर बड़े से बड़े नेता से लेकर कार्यकर्ता और मैं तो कहता हूं वोटर तक में भी एकमतता होती है, एकमत होते हैं वो हर चीज को लेके। जो बात नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, आप बीजेपी के पन्ना प्रमुख से पूछ लीजिए या फिर उसके वोटर से पूछ लीजिए। मैं झूठ का जो जिक्र कर रहा था कि भी जैसे एक बात बीजेपी ने बार बार ये स्थापित करने की कोशिश की है कि 2014 से पहले सब तबाह था, कुछ नहीं हुआ देश में, बिल्कुल ना भारत को कोई जानता था, ना भारत की कोई इज्जत थी, विदेशों में भारत को कोई पूछने वाला नहीं था। ये सभी को पता है कि बहुत बड़ा झूठ है। 2014 से पहले भी भारत बहुत बड़ी शक्ति थी, भारत ने वो काम किए जो बड़ी बड़ी शक्तियां नहीं कर पाई। लेकिन इस झूठ को बीजेपी ने पहले खुद जिया, बीजेपी के हर नेता वर्कर ने जिया और फिर उस झूठ को जनता में फैलाना शुरू किया। उसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कैसे करोड़ों लोग हैं इस देश में जो इस बात को मानते हैं कि मोदी से पहले देश बर्बाद था, तबाह था, कोई नहीं पूछता था, दुनिया में तो नाम तक नहीं जानते थे भारत का। ऐसे करोड़ों लोग हैं। तो मैं वो कह रहा हूं कि जो आपका एजेंडा है, पहले उस एजेंडे से आप खुद कन्विंस हैं या नहीं है, उस झूठ या सच को आप खुद जी पा रहे हैं या नहीं जी पा रहे हैं, उसके बाद आप उसे जनता तक पहुंचा पाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि भी कांग्रेस, और होगा ये, जहां तक मैं अभी तक समझ पाया हूं और आप भी समझ पाए होंगे, होगा ये। अगर ये नेता एक मंच के ऊपर, पहली बात तो इकट्ठे नहीं होंगे, अगर हो गए तो मैं उसी मंच के ऊपर आपको दिखा दूंगा कि ये नेता आपस में लड़ते हुए नजर आएंगे, इनके समर्थक लड़ते हुए नजर आएंगे, नारों को लेकर लड़ाई होगी। तो ये अभी बड़ी दूर की कड़ी है कि भाई मीटिंग हो गई, उसके बाद आपने एक शायद कोई डे प्लान तैयार कर दिया है और वो सिरे चढ़ जाए, उसका जो मैसेज कांग्रेस देना चाहती है वो मैसेज जनता तक
पहुंच जाए। जी, सबसे पहले करनाल में प्रदर्शन होगा ये 12 तारीख को, और खट्टर साहब का बयान आया है, उन्होंने कहा कि ये फुसी बम है। अगर कांग्रेस को आवाज ही उठानी थी तो एक साल क्यों निकाल ली? अगर वोट चोरी हुई है तो एक साल के बाद क्यों याद आ रही है ये चीजें? तो हमें तो फायदा ही होगा इन चीजों का। ठीक है, कांग्रेस को अपना काम है, लगी रहेगी। देखो, जाहिर तौर पर बीजेपी तो यही कहेगी। बीजेपी ये तो नहीं कहेगी कि बड़ी अच्छी बात है भाई, कांग्रेस ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, बड़ी अच्छी इशू को पकड़ के कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है। तो कांग्रेस का अपना तय है, बीजेपी का अपना तय है। लेकिन जहां तक एक साल की बात है, ये कांग्रेस पहले भी कह चुकी है, राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं कि दिक्कत ये हुई कि हमने चुनाव आयोग से डिजिटल डाटा मांगा था। ये डिजिटल इंडिया का दौर है, ये फास्ट इंटरनेट का दौर है, ये डिजिटल इक्विप्ड लोगों का दौर है, एआई का दौर है। ये इस जमाने में सब कुछ डिजिटल है, तो डिजिटल डाटा हमें नहीं उपलब्ध करवाया गया, हमें फिजिकल कॉपी, हमें पेपर कॉपियां उपलब्ध करवाई गई। और आपको पता है कि फिर वो जो कितनी लंबी चौड़ी वोटर लिस्ट हो जाती है, उसमें फिर ये मिलान करना, ये देखना कि देखिए कितने चेहरे रिपीट हैं, कितने लोगों की वोट दो दो तीन तीन या कई कई जगहों के ऊपर है। फिर ये जो लोग हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं, अभी एग्जैक्टली वो कहाँ रह रहे हैं। तो ये टाइम और मैन पावर तो इसमें लगती है। अगर आप चुनाव आयोग जिस तरह का डाटा या जिस तरह का व्यवहार कर रहा है विपक्ष के साथ, तो इसमें तो साल क्या 2 साल लग जाए, 4 साल। जब टर्म पूरी हो जाती है ना, बहुत सारे मामले पता है कोर्ट में जाते हैं, चुनाव के फैसले आते हैं जब टर्म पूरी हो जाती है। 5 साल हो गए, उस बनने वाला विधायक बन गया, सांसद बनने वाला सांसद बन गया, मंत्री तक बन गया। उसके बाद फैसला आया कि जी उसकी जो जीत थी वो गलत थी। तो वहां पर भी लोग कहीं ना कहीं मानते हैं कि चलो यार कुछ तो इंसाफ हुआ, कुछ तो जनता के बीच मैसेज गया। तो ये 1 साल तो मैं कह रहा हूं कि ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर 1 साल में ये चीजें सामने आ गई और इनको कहीं निर्णायक डिसीजन तक कांग्रेस पहुंचा पाए तो ये वाली बात है। लेकिन बात फिर वहां पर यही आ जाती है कि अभी तक मैं कह रहा हूं, जिस तरह से कांग्रेस ये मानकर चल रही थी, या जनता का, कांग्रेस समर्थित जो जनता है, उसका जो रुझान था इस इशू को लेकर, उसको ठंडा करने में जो पहली भूमिका है वो कांग्रेस की ही रही है। क्योंकि ये तीसरी किश्त है राहुल गांधी की वोट चोरी के मामले में। 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वो पहले कर चुके हैं, अब की बार पूरे के पूरे स्टेट का मामला था। तो मैं कह रहा हूं कि ये तो खुलासा होने से पहले ही ये रणनीति बन जानी चाहिए थी कि इधर से राहुल गांधी खुलासा करेंगे और उसके बाद उनके नीचे के जो नेता हैं वो क्या क्या करेंगे, किस तरह का प्रदर्शन होगा, किस तरह के धरने दिए जाएंगे, कहां ज्ञापन सौंपा जाएगा, कहां पुतला दहन होगा, कौन चुनाव आयोग में जाएगा, और तमाम जो केसेस अभी कोर्ट में चल रहे हैं उनके बारे में जनता को क्या क्या बताया जाएगा। तो इससे अच्छा तो सर ये इनेलो और कांग्रेस में फर्क क्या है? इनेलो ने भी फिर ठीक कर दिया, ये भी अपना वही काम कर रहे हैं। हाँ, नहीं देखो, अभी जैसे इनेलो ने खारिज कर दिया इस इशू को कि भाई वोट चोरी तो कांग्रेस ने सिखाया है। तो मतलब इनेलो ने अपने आप को इस मुद्दे से अलग कर दिया, और हो भी सकती है इनेलो इस मुद्दे से अलग, क्योंकि वो कांग्रेस तो है नहीं, वो अलग पार्टी है, वो अपनी अलग लाइन ले सकती है। लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के बहुत सारे समर्थक इस बात से बड़े गुस्सा नजर आए, वो ट्रोल कर रहे थे इनेलो को। लेकिन अब तक की बात यह है कि इनेलो ने तो वर्बली, और इनेलो के ऊपर कोई बाध्यता नहीं है, तो उसने तो अपने आप को इस इश्यू से अलग कर लिया। लेकिन अब तक की जो क्रियाकलाप हैं, कांग्रेस ने भी तो इस इश्यू से अपने आप को अलग ही कर रखा है। अब तक तो वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना। जब धरने प्रदर्शन होंगे और किस तरह के होंगे उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब तक तो कांग्रेस और इनेलो एक ही जगह तो खड़े हैं, बस फर्क इतना है कि भाई इनेलो वालों ने मुखर होकर बोल दिया, कांग्रेस वालों ने अब तक बोला नहीं है। बहुत सारे जो भी पिछले 1 साल तक बड़े मुखर नेता थे ना मनदीप जी कांग्रेस के भीतर, उन लोगों के बयान तक नहीं आए अभी तक, तो बयान नहीं आए मीडिया के भीतर इस मुद्दे के ऊपर। तो वो लोग भी उधर ही खड़े हैं। कहीं ये सोच रहे हो कि आप इनेलो के खिलाफ बोलो, आपके भीतर बहुत सारे लोग हैं जो नहीं बोल रहे इस इश्यू पर, वो खुद नहीं मान रहे कि ये कोई मुद्दा है। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए, लंबी बातचीत हो गई है ये। और आप सभी क्या उम्मीद कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस की जो रणनीति है ये
बिना टकराव के सही जा रही है? एक बार आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। धन्यवाद।